दोस्तों इमैक्युलेट नाम की इस हॉरर मूवी का एक तरह से क्रेज़ लोगों में बहुत बेहतरीन है। लोगों द्वारा इसे एक तरह से हिंदी डब के लिए भी एक तरह से बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो होप इसकी जो एक तरह से जो लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी थी इस मूवी की, वो बहुत ही बेहतरीन थी और इसी वजह से अब ये हिंदी में भी हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हॉरर मूवी है और अब इसे हिंदी में भी लॉन्च किया जा रहा है। बड़े स्केल पर इसे एक तरह से शूट तो नहीं किया गया, लेकिन जो क्वालिटी है, जो सीन है, बेहतरीन लाजवाब है। बजट बहुत कम है इसका और परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। हिंदी रिलीजिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। इमैक्युलेट 2024 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल मोहन ने किया है और एंड्रयू लोबेल ने इसे लिखा है। इसमें सिडनी स्वीनी, जिन्होंने इसे प्रोड्यूस भी किया है, अल्वारो मोर्टे, बेनेडेटा पोरकारोली, डोरा रोमानो, जियोर्जियो कोलांगेली और सिमोना तबास्को ने अभिनय किया है। कथानक एक युवा नौसिखिए पर केंद्रित है जिसे एक खूबसूरत इतालवी कॉन्वेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसके भयानक रहस्यों का पता चलता है। इमैक्युलेट का प्रीमियर साउथ बाय साउथवेस्ट में 12 मार्च 2024 को हुआ और इसे 22 मार्च 2024 को नियोन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $27 मिलियन से अधिक की कमाई की। कथानक: सिस्टर मैरी रात में एक वरिष्ठ के बेडरूम में घुस जाती है और चाबियों का एक गुच्छा चुराकर रोमन कैथोलिक कॉन्वेंट के बंद दरवाजों से भाग जाती है। 4 नकाबपोश व्यक्ति उसे पकड़ लेते हैं और उसका पैर तोड़ देते हैं और फिर उसे बेहोश कर देते हैं। बाद में मैरी एक ताबूत में जागती है और उसे जिंदा दफना दिया जाता है। युवा नौसिखिया सिस्टर सेसिलिया ने कम उम्र में ही ईसाई धर्म अपना लिया था। जमी हुई झील में डूबने से बचने और 7 मिनट तक मृत घोषित किए जाने के बाद सेसिलिया को यकीन हो गया कि भगवान ने उसे किसी उद्देश्य से बचाया था। उसे फादर साल टेडेस्की से इटली के एक कॉन्वेंट में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है जो मरने वाली ननों की देखभाल करता है। सेसिलिया इंजील सलाह का पालन करने की अपनी अंतिम प्रतिज्ञा लेती है और एक नन बन जाती है। उसे एक माला से सजाया जाता है। सेसिलिया सिस्टर ग्वेन से दोस्ती करती है और कुछ अजीबोगरीब चीजों से हैरान हो जाती है, जैसे कि एक बुजुर्ग नन के पैरों के तलवों पर क्रॉस के आकार के निशान। कॉन्वेंट के चैपल में पवित्र कील का अवशेष है जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। हुड वाली आकृतियों के बुरे सपने देखने के बाद सेसिलिया को यह जानकर झटका लगता है कि वह गर्भवती है, भले ही वह कुंवारी है। कॉन्वेंट के निवासी उसे अगली वर्जिन मैरी के रूप में मानने लगते हैं। कई लोग बच्चे को आशीर्वाद घोषित करते हैं। एक अन्य नन, सिस्टर इसाबेल, ईर्ष्या के कारण सेसिलिया को डुबोने की कोशिश करती है और बाद में आत्महत्या कर लेती है। सेसिलिया अपना एक दांत गिरा देती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फादर टेडेस्की द्वारा उचित अस्पताल ले जाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। ग्वेन इस असामान्यता के लिए कॉन्वेंट के वरिष्ठों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाती है, लेकिन फिर फादर टेडेस्की और डीकन एंजो उसे ले जाते हैं। सेसिलिया ने अपने कमरे में वर्जिन मैरी की तस्वीर के पीछे 2 कुरिन्थियों 11:14 लिखा देखा, जो बाइबल में एक अशुभ वाक्यांश की ओर ले जाता है। सेसिलिया अपनी फाइल पढ़ती है और अपने बचपन की दुर्घटना के बारे में जानकारी पाकर चौंक जाती है। एक महिला की चीख सुनकर वह आगे बढ़ती है और एक नकाबपोश व्यक्ति को ग्वेन की जीभ काटते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। एक बड़ी नन प्रकट होती है और सेसिलिया को चुप करा देती है। वह भागने की भीख मांगती है, लेकिन बड़ी नन उसे डांटती है, कहती है कि वह कभी भी कॉन्वेंट नहीं छोड़ेगी। सेसिलिया अस्पताल ले जाने के लिए गर्भपात का नाटक करती है, लेकिन धोखे का पर्दाफाश हो जाता है और उसे बांध दिया जाता है। टेडेस्की बताते हैं
कि पादरी बनने से पहले वह एक आनुवंशिकीविद थे और उन्होंने नए मसीहा के आगमन की उम्मीद में ननों को गर्भवती करने के लिए पवित्र कील से लिए गए डीएनए नमूनों का इस्तेमाल किया था। सेसिलिया से पहले टेडेस्की के कई प्रयास विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विकृत भ्रूण पैदा हुए। टेडेस्की ने सेसिलिया के पैर में एक क्रॉस का निशान बनाया, जो कई अन्य ननों पर भी एक प्रतीक है। सेसिलिया भागने का एक और प्रयास करती है। वह मदर सुपीरियर को क्रूस पर चढ़ाकर मार डालती है और कुछ ही देर बाद उसका पानी टूट जाता है। वह टेडेस्की की प्रयोगशाला को इथेनॉल में डुबोने से पहले कार्डिनल का गला घोंटने में सफल हो जाती है। टेडेस्की आता है और उसे शारीरिक बल से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेसिलिया लाइटर से इथेनॉल को जलाकर बाल-बाल बच जाती है। टेडेस्की आग बुझाने के बाद प्रयोगशाला से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और सेसिलिया के खिलाफ अपना पीछा जारी रखता है, जिससे उसे कॉन्वेंट के नीचे के कब्रिस्तान में भागने पर मजबूर होना पड़ता है। सेसिलिया को ग्वेन की क्षतविक्षत लाश के साथ-साथ कब्रिस्तान की दीवारों में एक छेद मिलता है। टेडेस्की उसे तब पाता है जब वह भागने वाली होती है और संघर्ष शुरू हो जाता है। टेडेस्की सेसिलिया के पेट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह पवित्र कील अवशेष से उसके गले में वार करती है, जिसे उसने पहले चैपल से चुराया था। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद सेसिलिया दर्दनाक तरीके से बच्चे को जन्म देती है और खुद गर्भनाल को काट लेती है। वह बच्चे को देखकर भयभीत हो जाती है, जिसे अजीब, जानवरों जैसी आवाजें निकालते हुए सुना जाता है। सेसिलिया लड़खड़ाते हुए पास के एक पत्थर को पकड़ती है और उठाती है, जिसका इस्तेमाल वह उसे कुचलने के लिए करती। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 195 आलोचकों की 70% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.0/10 है। वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है, अगर हमेशा क्रियान्वयन में नहीं तो अवधारणा में बेदाग, यह धार्मिक थीम वाली हॉरर आउटिंग सिडनी स्वीनी के दिव्य प्रदर्शन से बच जाती है। 27 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 39 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 57 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 28 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर C का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने फिल्म को 52% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 30% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे। 25 द टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने कहा कि सिडनी स्वीनी की गर्भवतीनन हॉरर को पूरा होने में समय लगता है। केवल अंत में ही इमैक्युलेट अपने कुछ संकेतित वादे पूरे करती है। 29 द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने फिल्म को क्रिटिक्स पिक कहा। उन्होंने लिखा कि यह फिल्म एक साहसी नायिका, एक बेतुका हॉट बटन ट्विस्ट और पर्याप्त कथात्मक अस्पष्टता के साथ एक डरावनी फिल्म है, जिससे दर्शकों को बेहस करने के लिए कुछ मिल जाता है। 30 द फर्स्ट ओमेन से तुलना। समान परिसर और एक आम इतालवी सेटिंग को साझा करने और लगभग एक ही समय में रिलीज होने के कारण इमैकुलेट और द फर्स्ट ओमेन को जुर्वाम फिल्मों के रूप में करार दिया गया है। 31 दोनों फिल्में महिला शारीरिक स्वायत्तता के मुद्दे का पता लगाती है, जो महिलाओं के शरीर के व्यवस्थित नियंत्रण को वाहिकाओं तक कम कर देती है, को दर्शाती है। 32 वल्चर के बिल्गे एबिरी ने लिखा, किसी को भी आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि अचानक रो बनाम वेड के सुप्रीम कोर्ट के पलट जाने के मद्देनज़र, जैसा कि राज्य दर राज्य महिलाओं को शारीरिक एजेंसी से वंचित करने वाले धार्मिक कानूनों को लागू करने का प्रयास करते हैं, अमेरिका में धार्मिक संस्थानों द्वारा राक्षसी जन्मों के लिए मजबूर लोगों के बारे में डरावनी फिल्में बन रही है, जो उनकी बढ़ती अप्रासंगिकता के बारे में चिंतित है। 33 कीयर्स फिल्म आनुवंशिक संशोधन और प्रसव, गर्भपात और शिशु हत्या से जुड़ी बेहस के विषयों को संबोधित करती है। फैंगोरिया से बात करते हुए
निर्देशक मोहन ने एक कहानी सुनाई जिसमें उनके परिवार ने जीवन समर्थक उपदेश सुनने के बाद चर्च जाना बंद कर दिया। हालांकि उनका मानना था कि फिल्म का उद्देश्य सामाजिक संदेश देना नहीं था। 12 लेख में लिखा है। और हालांकि यह फिल्म, जो कि आखिरकार एक धार्मिक संस्था द्वारा एक महिला के शरीर पर दावा करने के लिए मजबूर जन्म के बारे में है, पहले से ही इंटरनेट के कुछ रूढ़िवादी कोनों से अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है, मोहन इससे बेफिक्र है। मैं इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखता। मुझे लगता है कि यह एक आवश्यक बातचीत है, और अगर कोई फिल्म उस बातचीत को प्रेरित कर सकती है, तो हमने अपना काम कर दिया है। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह बातचीत दर्शकों द्वारा शुरू की जाए। मैं नहीं चाहता कि वे हमें देखें और कहें, उन सामाजिक न्याय योद्धाओं को देखो। मोहन इमैकुलेट को हॉरर के दूसरे महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में अधिक निवेशित लगता है, लोगों को जीवन भर के लिए डराना। 12 कई आलोचकों ने इमैकुलेट की तुलना ननस्प्लॉयटेशन उपशैली के आधुनिक पुनरुद्धार से की। 34, 35, 36 अन्य लोगों ने 1970 के दशक के यूरोपीय हॉरर सिनेमा के सौंदर्य और विषयगत प्रभावों का उल्लेख किया, जिसमें निर्देशक डारियो अर्जेंटो, मारियो बावा, लुसियो फुल्सी और रोमन पोलांस्की शामिल है। सिडनी बर्निस स्वीनी, जन्म 12 सितंबर 1997, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। उन्होंने पहली बार 2018 में टेलीविजन सीरीज एवरीथिंग सक्स और द हैंडमेड्स टेल और सीमित सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देने के लिए ध्यान आकर्षित किया। अगले वर्ष, उन्हें क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा निर्देशित फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में दिखाया गया। स्वीनी को एचबीओ ड्रामा सीरीज यूफोरिया, 2019 वर्तमान और एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस, 2021 के पहले सीजन में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसने उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया। 2023 में, उन्होंने ड्रामा फिल्म रियलिटी में रियलिटी विनर का किरदार निभाया और व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू का नेतृत्व किया। 2024 में, उन्होंने सुपरहीरो फिल्म मैडम वेब में अभिनय किया और हॉरर फिल्म इमैक्युलेट का निर्माण और अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। सिडनी स्वीनी का जन्म 12 सितंबर 1997 को स्पोकेन, वाशिंगटन में लिसा, नीमर और स्टीवन स्वीनी के घर हुआ था। उनकी मां एक पूर्व आपराधिक बचाव वकील है और उनके पिता एक आतिथ्य पेशेवर है। 5 उसका एक भाई है। 6 स्वीनी का पालन-पोषण उत्तरी इडाहो, 7 में वाशिंगटन सीमा के साथ राज्य के पैनहैंडल क्षेत्र में एक ग्रामीण झील के किनारे के घर में हुआ, जहां उनका परिवार 5 पीढ़ियों से रहता है। 8 स्वीनी ने कहा कि उनका एक धार्मिक परिवार है। 9 स्वीनी ने स्पोकेन के सेंट जॉर्ज स्कूल में मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 10 वह कई खेलों में सक्रिय थी। मैं हर संभव खेल में शामिल थी, उसने कहा। मैं फुटबॉल टीम, बेसबॉल टीम, स्नो स्लैलम्स की टीम में थी। मैं वेकबोर्डिंग करती थी। 8 स्वीनी ने कहा कि बचपन में उनके साथ वेकबोर्डिंग दुर्घटना हुई थी, जिसमें उनके बोर्ड का किनारा पीछे की ओर चला गया और उनकी आंख के बगल के क्षेत्र में कट गया, जिससे एक स्थायी निशान बन गया। स्पोकेन क्षेत्र में शूटिंग कर रही एक स्वतंत्र फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में ऑडिशन देने के बाद स्वीनी को अभिनय में रुचि हो गई। 10 अपने माता-पिता को अभिनय को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए मनाने के लिए, उन्होंने उन्हें 5 साल की व्यावसायिक योजना पेश की। 11 स्वीनी ने सिएटल और पोर्टलैंड, ओरेगन में व्यावसायिक अभिनय की नौकरियों के लिए ऑडिशन देना और बुकिंग करना शुरू कर दिया, जहां परिवार अस्थायी रूप से रहता था। जब तक कि वह 13 साल की थी, तब उसने लॉस एंजल्स में स्थानांतरित होने का फैसला नहीं किया। पर मिडिल स्कूल में, स्वीनी रोबोटिक्स टीम में थी और गणित क्लब में भाग लेती थी। 13 वह बरबैंक, कैलिफोर्निया में ब्राइटन हॉल स्कूल में अपनी स्नातक कक्षा की विदाई थी। 14 2016 में, स्वीनी ने कुछ समय के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड में काम किया,
लेकिन अभिनय की नौकरी के लिए काम पर रखे जाने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कुछ समय के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स में भी भाग लिया। आजीविका प्रारंभिक कार्य 2016 से 2019। स्वीनी ने अपने करियर की शुरुआत 90,210, क्रिमिनल माइंड्स, ग्रेज एनाटॉमी और प्रिटी लिटिल लार्स जैसे टीवी शो में अतिथि कलाकार के रूप में की थी। 17 स्वीनी ने 2018 की नेटफ्लिक्स सीरीज एवरीथिंग सक्स में एमलाइन एडारियो के रूप में अभिनय किया, जो 1996 में ओरेगन में हाई स्कूल के छात्रों के दो समूहों के इर्दगिर्द घूमती है। इसके बाद वह एचबीओ की मिनी सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने एलिस के रूप में आवर्ती भूमिका निभाई, जो एक रूममेट है जिससे एमी एडम्स का किरदार एक मनोरोग सुविधा में मिलता है। 19 उनके किरदार को मूल रूप से एक छोटी भूमिका मिलनी थी, लेकिन निर्देशक उन्हें अधिक दृश्यों के लिए लाते रहे। 20 भूमिका के लिए स्वीनी ने उन लड़कियों की कहानियों का अध्ययन किया जो मानसिक बीमारी और खुद को नुकसान पहुंचाने से पीड़ित थीं, और उन अस्पतालों का दौरा किया जिनमें ऐसे मरीज थे जो खुद को नुकसान पहुंचाते थे। 18-20 उन्होंने एवरीथिंग सक्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स को एक साथ फिल्माया। स्वीनी ने 2018 में फिल्म अंडर द सिल्वर लेक में एक भूमिका निभाई थी। 22 डिस्टोपियन ड्रामा सीरीज द हैंडमेड्स टेल के दूसरे सीजन के दौरान ईडन स्पेंसर के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी, जो कि अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य गिलियर की एक धर्मपरायण और आज्ञाकारी लड़की थी। 17 उन्होंने हॉरर फिल्म अलोंग केम द डेविल में नायिका के रूप में भी अभिनय किया। 23 अगले वर्ष स्वीनी ड्रामा फिल्म क्लेमेंटाइन, आने वाली उम्र की फिल्म बिग टाइम एडोलसेंस और क्वेंटिन टारंटिनो की वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में दिखाई दीं। 24-25 सफलता 2019 वर्तमान जून 2019 में स्वीनी ने एचबीओ ड्रामा सीरीज यूफोरिया में एक कामुक प्रतिष्ठा वाली किशोरी कैसी हॉवर्ड का किरदार निभाना शुरू किया। 27 यह शो एक ब्रेकआउट हिट रहा, जो दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एचबीओ सीरीज बन गई। 28 उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें 2022 में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 29 वैरायटी ने जोर देकर कहा कि कैसी की भूमिका साबित करती है कि स्वीनी द हैंडमेड्स टेल, एवरीथिंग सक्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स में अपने चतुराईपूर्ण मोड़ के बीच एक शेपशिफ्टर की नरक है। 30 श्रृंखला में उनके कई नग्न दृश्यों ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। स्वीनी 2020 में लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी 50-50 फिल्म्स की संस्थापक है। 32 उसी वर्ष उन्होंने टीवी फिल्म नोक्टर्न के साथ साथ वेबटून के ऑनलाइन कॉमिक लोर ओलंपस के लाइव एक्शन विज्ञापन में परसेफोन के रूप में अभिनय किया। 33-34-35 2021 में स्वीनी माइक व्हाइट की एंथोलॉजी ब्लैक कॉमेडी सीरीज द व्हाइट लोटस 36-37 के पहले सीजन में एक सर्डोनिक कॉलेज सोफोमोर के रूप में दिखाई दीं। 38 चरित्र के उनके चित्रण के लिए उन्हें 2022 में एक सीमित या एंथोलॉजी श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें 2022 के लिए टाइम 100 नेक्स्ट सूची में स्थान दिलाया है। स्वीनी मुस्कुरा रही है। स्वीनी 2023 में जनवरी 2023 में स्वीनी अरमानी ब्यूटी और लेनीज कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बनीं। 40-41 उन्होंने टीना सेटर की थ्रिलर ड्रामा रियलिटी में यूएस एयर फोर्स के दिग्गज रियलिटी विनर की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 73वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इंडीवायर के स्टेफ ग्रीन ने फिल्म को आविष्कारशील रूप से माउंटेड और असाधारण रूप से तनावपूर्ण पाया और स्वीनी को असली सौदा के रूप में लेबल किया। 42 वैरायटी की जेसिका कियांग ने लिखा कि उन्होंने विनर को इतनी विश्वसनीयता से निभाया कि उन्हें द व्हाइट लोटस में व्यंग्यात्मक, लाड़-प्यार में पलीबरी किशोरी या यूफोरिया में अच्छी लड़की से बुरी बनी के रूप में याद रखना मुश्किल है।
तंतोइस उन्होंने रोलिंग स्टोन्स के एकल एंग्री के संगीत वीडियो में अभिनय किया जो उनके 2023 एल्बम हैकनी डायमंड्स से है। वीडियो का प्रीमियर सितंबर 2023 में हुआ। 46 इस आलोचना के जवाब में कि वीडियो ने उन्हें वस्तु बना दिया, स्वीनी ने इसे मेरे शरीर को गले लगाने के माध्यम से सशक्तिकरण के रूप में बचाव किया। 47 25 वर्ष की आयु में स्वीनी को सेलिब्रिटी श्रेणी में फोर्ब्स की 2023 30 अंडर 30 में से एक चुना गया था। 48 49 स्वीनी ने रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू में ग्लेन पॉवेल के साथ अभिनय किया जिसका प्रीमियर दिसंबर 2023 में हुआ। 50 यह एक व्यावसायिक स्लीपर हिट बन गई। 51 स्वीनी फिल्म के लिए एक कार्यकारी निर्माता थे और पटकथा में योगदान देने के अलावा को-स्टार ग्लेन पॉवेल और निर्देशक विल ग्लक को काम पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 52 सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स फ्रेंचाइजी में सेट सुपरहीरो फिल्म मैडम वेब में स्वीनी की सहायक भूमिका थी। 53 54 इसे फरवरी 2024 में रिलीज किया गया जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बमबारी हुई। 55 56 फिल्म की बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक विफलता की बात करते हुए स्वीनी ने कहा, मुझे इसमें एक अभिनेत्री के रूप में काम पर रखा गया था, इसलिए जो कुछ भी होने वाला था मैं बस सवारी के लिए साथ थी। 57 मार्च में उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 58 उन्होंने फिर मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म इमैक्युलेट का निर्माण और अभिनय किया। 59 उन्होंने मूल रूप से 2014 में इस परियोजना के लिए ऑडिशन दिया था। सालों बाद उन्होंने पटकथा के अधिकार खरीदे और निर्देशन के लिए अक्सर सहयोगी माइकल मोहन को काम पर रखा। स्वीनी इको वैली में जूलियन मूर के साथ अभिनय करेंगी और रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित ईडन में सहकलाकार होंगी। व्यक्तिगत जीवन स्वीनी की सगाई 2023 तक व्यवसायी जोनाथन डेविनो से हुई है। 64 वह और डेविनो अपने रिश्ते का विवरण निजी रखना पसंद करते हैं क्योंकि डेविनो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। 66 वे एक साथ फिल्में बनाते हैं, एनीव बट यू सहित, जिसमें डेविनो स्वीनी के प्रोड्यूसिंग पार्टनर के रूप में काम करते हैं। 68 अपनी मूल भाषा अंग्रेजी के अलावा स्वीनी रूसी और स्पेनिश बोलती है। उसने खुद को हाई स्कूल में रूसी सिखाई और उसने अपने जीवन के अधिकांश समय स्कूल में स्पेनिश सीखी क्योंकि उसके पिता मैक्सिको में रहते हैं। एडवर्ड फ्रैंक टेडी श्वार्ज़मैन जन्म 29 मई 1979 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पूर्व कॉर्पोरेट वकील है। वे ब्लैक बियर पिक्चर्स के संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं, जिनके निर्माण में 2014 की फिल्म द इमिटेशन गेम शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टेडी श्वार्ज़मैन का जन्म 1979 में न्यूयॉर्क शहर में द ब्लैकस्टोन ग्रुप के सहसंस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ स्टीफन ए श्वार्ज़मैन और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी और माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर के ट्रस्टी एलेन काट्स नी फिलिप्स के घर हुआ था। एक और उनकी बहन लेखिका और पॉडकास्टर जिब्बी ओवेंस है। 2 उनका परिवार यहूदी है। 3 उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जेडी की डिग्री पूरी करने से पहले पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिग्री हासिल की। 4 कैरियर श्वार्ज़मैन न्यूयॉर्क स्थित फर्म स्कैरेन में एक कॉर्पोरेट वकील थे, जहां उन्होंने रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट पुनर्गठन में विशेषज्ञता हासिल की। 5 उन्होंने फिल्म उद्योग में काम करने के लिए स्कैरेन छोड़ दिया। उनकी पहली नौकरी द अदर वुमन में एक निजी सहायक के रूप में थी, जिसे 2009 में बनाया गया था और 2010 में रिलीज किया गया था। बाद में उन्होंने अनुभव के बारे में कहा, यह उन स्थितियों में से एक था जिसमें आपको यह साबित करना था कि आप वास्तव में इस व्यवसाय में रहना चाहते हैं। 4 उन्होंने जॉन स्लॉस की फिल्म सलाहकार कंपनी सिनेटिक मीडिया के लिए काम किया, जहां वे 2011 की फिल्मों बर्नी और द लोनलीस्ट प्लैनेट के निर्माण के लिए धन जुटाने में शामिल थे। 4 श्वार्ज़मैन ने 2011 में सिनेटिक को छोड़कर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ब्लैक बियर पिक्चर्स की स्थापना की,
जिसके वे अध्यक्ष और सीईओ हैं। वहाँ उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई वह एट एनी प्राइस 2012 थी। इसके बाद 2013 की फिल्में ब्रोकन सिटी, एसीओडी और खल इज लॉस्ट आइन। 6. उनकी पांचवीं और सबसे सफल फिल्म द इमिटेशन गेम थी, जो एलन ट्यूरिंग के बारे में 2014 की बायोपिक थी, जिसे उन्होंने नोरा ग्रॉसमैन और इडो ओस्ट्रोव्स्की के साथ मिलकर बनाया था। श्वार्ज़मैन ने ग्राहम मूर की पटकथा खरीदी जब वार्नर ब्रदर्स ने 2012 में इसे बेचा। 30 अन्य निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की जो स्क्रिप्ट हासिल करना चाहते थे। 4. द इमिटेशन गेम को कई प्रशंसाएं मिलीं। व्यक्तिगत जीवन। श्वार्ज़मैन ने नवंबर 2007 में मोंटेगो बे, जमैका में न्यूयॉर्क शहर की वकील एलेन मैरी ज़ाजैक से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात ड्यूक में हुई थी। 1. उनके 3 बच्चे हैं और वे लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 4. फिल्मोग्राफी। निर्माता किसी भी कीमत पर 2012, टूटा हुआ शहर 2013, एसीओडी 2013, सब खो गया है 2013, नकली खेल 2014, बैरी 2016, गोल्ड 2016, सबरबिकॉन 2017, बेन इज बैक 2018, लाइट ऑफ माई लाइफ 2019, हमारा दोस्त 2019, द रेंटल 2020, मुझे बहुत परवाह है 2020, डम्ब मनी 2023, न्याड 2023, द मार्श किंगोसा डॉटर 2023, बेदाग 2024, कार्यकारी निर्माता नॉक नॉक 2015, मरबाउंड 2017, द लास्ट वर्ड 2017, द हैप्पी टाइम मर्डर्स 2018, द ऑपरेटिव 2019, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ 2020, छोटी मछली 2021, मेमोरी 2022, कोई जिसे मैं जानता था 2023, महाशय कुदाल 2024, अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज 1, जन्म 23 फरवरी 1975, जिन्हें पेशेवर रूप से अल्वारो मोर्टे के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेता है। उन्हें टेलीविज़न सीरीज़ मनी हीस्ट में द प्रोफेसर की भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में पहचान मिली। 2. 3. मोर्टे ने अमेज़न प्राइम वीडियो की हाई फैंटेसी सीरीज़ द व्हील ऑफ टाइम 2021 वर्तमान में लोगेन अबलर की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज 4 का जन्म 23 फरवरी 1975 को कैडिस प्रांत के अल्जेसिरास में हुआ था, जो जल्द ही अपने परिवार के साथ कोर्डोबा प्रांत के बुजालांस में स्थानांतरित हो गए। 5. मूल रूप से संचार इंजीनियरिंग की डिग्री में दाखिला लेने के बाद उन्होंने नाटकीय कला में कदम रखा और 1999 में एस्कुएला सुपीरियर डी आर्टे ड्रामेटिको डी कोर्डोबा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. उन्होंने टेम्पियर विश्वविद्यालय में 2 महीने के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन भी किया। 6. फिनलैंड में अपने समय के बाद वह मैड्रिड में बस गए। 7. 33 वर्ष की आयु में उन्हें बाईं जांघ में कैंसर के ट्यूमर का पता चला, जिस पर उन्होंने अंततः काबू पा लिया। 8-9 कैरियर। 2018 सिडजेस फिल्म फेस्टिवल में ओरियोल पाउलो के साथ मोर्टे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की जब उन्होंने स्पेनिश टेलीविज़न सीरीज़ हॉस्पिटल सेंट्रल में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने प्लांटा 25 में एक टीवी सीरीज़ में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 5. जो कई स्पेनिश क्षेत्रीय टीवी प्रसारकों पर प्रसारित हुई और जिसमें उन्होंने 2007 से 2008 तक एक ड्राइवर की भूमिका निभाई। 5. 10. इसके बाद उन्होंने स्पेनिश टेलीविज़न सीरीज़ बेंडोल्रा में एडोल्फो कैस्टिलो और सोप ओपेरा अमर एन टिएम्पोस रेवुएल्टोस में गेब्रियल अरेटा की भूमिका निभाई। 11. मोर्टे ने लोला ला पेलिकुला 2007 में एक छोटी भूमिका निभाई, जो लोकगीत गायिका लोला फ्लोरेस के बारे में एक बायोपिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने नायक के प्रेमी
एक बिलफाइटर को संक्षेप में चित्रित किया था। 12 अपने अभिनय कार्य के अलावा मोर्टे 300 पिस्तौलस अंग्रेजी 300 पिस्तौल नामक एक थिएटर कंपनी के मालिक है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। 13 मोर्टे 2014 में लंबे समय से चल रहे टेलीनोवेला एल सेक्रेटो डी पुएंते विएजो के कलाकारों में शामिल हुए। 2017 तक उन्होंने एक छोटे शहर के चिकित्सक लुकास मोलिनर की भूमिका निभाई। 15 पुएंते विएजो से बाहर निकलने के बाद मोर्टे ने टेलीविजन सीरीज ला कासा डे पैपेल में सर्जियो एल प्रोफेसर मार्क्विना की भूमिका निभाई। पहला सीजन 2017 में एंटेना 3 पर प्रसारित हुआ। उन्हें किरदार के अपने चित्रण के लिए बहुत प्रशंसा मिली। श्रृंखला के लिए केंद्रीय डकैती की साजिश के पीछे का सावधानीपूर्वक आपराधिक मास्टरमाइंड और टेलीविजन सीरीज के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। 16 2017 के अंत में नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला का अधिग्रहण किया और इसे अपने प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में वितरित किया। अंतिम सीजन के भाग 2 दिसंबर 2021 में रिलीज किए गए। 18-19 उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म मिराज 2018 में एक फीचर फिल्म में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 6 मोर्टे ने 2019 मूवीस्टार प्लस टेलीविजन सीरीज एल एम्बार्काडेरो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने ऑस्कर की भूमिका निभाई, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 अलग-अलग महिलाओं के साथ रहकर दोहरी जिंदगी जी है। 20 दिसंबर 2019 में मोर्टे को अमेजन टेलीविजन सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी, जो इसी नाम के महाकाव्य फंतासी उपन्यासों का रूपांतरण है, जिसमें लोगैन को चित्रित करने के लिए सेट किया गया था। 21 अप्रैल 2021 में उन्हें मिनी सीरीज बाउंडलेस में जुआन सेबेस्टियन एल्कानो के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई थी। 22 मोर्टे ने सिडनी स्वीनी के साथ इमैक्युलेट में प्रमुख भूमिका निभाई। बेनेडेटा पोर्कारोली, जन्म 11 जून 1998, एक इतालवी अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज बेबी 2018 से 2020 में चियारा अल्टिएरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेनेडेटा पोर्कारोली का जन्म रोम, इटली में हुआ था। उनका एक छोटा भाई गुग्लिल्मो है। उन्होंने लिसियो क्लासिको ममियानी डी रोमा में अध्ययन किया, फिर दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के लिए रोम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 2 कैरियर। पोर्कारोली की टीवी पर शुरुआत राय एक श्रृंखला टुट्टो पु सक्सेडेरे 2015 से 18 में हुई थी, जहां उन्होंने फेडेरिका फेरारो की भूमिका निभाई थी। 3-4 व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने 2018 से 2021 तक इतालवी अभिनेता और निर्देशक मिशेल अल्हाइक को डेट किया। 5 2021 से वह इतालवी अभिनेता रिकार्डो स्कामारियो के साथ रिश्ते में है। जियोर्जियो कोलांगेली, जन्म 14 दिसंबर 1949, एक इतालवी रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म अभिनेता है। प्रारंभिक जीवन। रोम में जन्मे, कोलांगेली ने परमाणु भौतिकी में स्नातक किया, फिर उन्होंने एक स्टेज करियर शुरू किया। 1-2 कैरियर। कई छोटी भूमिकाओं के बाद कोलांगेली की ब्रेकआउट भूमिका 2006 में एलेसेंड्रो एंजेलिनी की साल्टी एयर में पीड़ित लुइगी स्पार्टी के साथ आई। 1 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए डेविड डी डोनाटेलो और पहले रोम फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 1 2012 में ला डेसिमा ओंडा में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नास्त्रो डियरजेंटो जीता। 3-4 चयनित फिल्मोग्राफी। द डिनर 1998, 2003 सिटी लिमिट्स 2004, साल्टी एयर 2006, द फैमिली फ्रेंड 2006, कार्डियो फिटनेस 2007, मिस एफ 2007, सेंट ग्यूसेप मोस्कारे, डॉकर टू डेस्पुअर 2007, इल डिवो 2008, सी पुओ फारे 2008, गैलांटियोमिनी 2008, परलामी डियमोरे
2008, अपना सिर उठाओ 2009, पलेस्ट्रीना, प्रिंस ऑफ म्यूजिक 2009, इल मोस्ट्रो डी फिरेजे 2009, 2009, ला नोस्ट्रा विटा 2010, मेरे सपनों की औरत 2010, 20 सिगरेट 2010, टॉडंगा 2011, द्वीप 2011, पियाज़ा फोंटाना, द इटालियन कॉन्स्पिरेसी 2012, मुझसे दूर रहो 2013, एक छोटा सा दक्षिणी उद्यम 2013, 3 दिन बाद 2013, केला 2015, द वेट 2015, क्लोरीन 2015, बदसूरत बुरे लोग 2017, ट्विन फ्लावर 2018, विश्व के नागरिक 2019, द मैच 2019, अनुमति अल्बर्टो सोर्डी 2020, बेंटोर्नाटो पापा 2021, माइंडेमिक 2022, अभी भी कल है 2023, सिमोना टेबास्को, जन्म 5 अप्रैल 1994, एक इतालवी अभिनेत्री है। टेबास्को को HBO ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज द व्हाइट लोटस 2021 के दूसरे सीजन में लूसिया ग्रीको के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया। उन्हें इतालवी नियोनोयर फिल्म पेरेज 2014 में उनकी सहायक भूमिका और राय एक मेडिकल ड्रामा डॉक नेले ट्यूमनी 2020 वर्तमान में एलिसा रूसो के रूप में भी पहचान मिली। प्रारंभिक जीवन सिमोना तबास्को का जन्म 5 अप्रैल 1994 को नेपल्स में हुआ था। तबास्को एक विज्ञापन ग्राफिक डिजाइनर और एक ऑफिस कर्मचारी की बेटी है। उनका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम मार्को है। 2. कैरियर 2013 में गिफोनी फिल्म फेस्टिवल में 2 लघु फिल्मों की शूटिंग के बाद तबास्को को इतालवी किशोर नाटक श्रृंखला फोरी क्लासे के दूसरे सीजन में लिया गया था। 2. मार्च 2014 में राय 1 पर प्रसारित। 3. तबास्को ने एक मुस्लिम लड़की आइडा मेर्लिसी का किरदार निभाया था। 2. फुओरी क्लासे के लिए फिल्मांकन ने रोम में सेंट्रो स्पीरिमेंटेल डी सिनेमेटोग्राफिया में उनकी पढ़ाई को बाधित किया, अंततः बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 4. 2014 में उन्होंने एडोआर्डो डी एंजेलिस की पेरेज में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 5. नायक डेमेट्रियो लुका जिंगेरेट्टी द्वारा चित्रित की बेटी टी के रूप में उनकी भूमिका के लिए तबस्को को 2015 नास्त्रो डिएर्जेंटो पुरस्कारों में प्रेमियो गुग्लिल्मो बिरागी से सम्मानित किया गया। 6. 2020 से तबास्को ने इतालवी मेडिकल ड्रामा डॉक नेले ट्यूमनी में अभिनय किया है, जिसमें उन्होंने आंतरिक चिकित्सा में निवासी एलिसा रूसो की भूमिका निभाई है। 2. 2022 में तबस्को ने HBO एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस के दूसरे सीजन में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की। 7, 8, 9, 10 सिसिली की एक सेक्स वर्कर लूसिया के रूप में उनके प्रदर्शन 11 को प्रशंसा मिली। 12 CNN के ब्रायन लोरी ने लिखा कि यह एक ब्रेकआउट भूमिका की तरह लगता है। 13 नायलॉन पत्रिका ने उन्हें शो की जीवन रेखा माना, लिखा लूसिया की ऊर्जा बहुत संक्रामक है, जिसका श्रेय तबस्को के उन्मत्त सहज प्रदर्शन को जाता है। 14 तबस्को ने द व्हाइट लोटस के कलाकारों के साथ ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 15 उन्हें अपने चित्रण के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 2023 में एमी नामांकन भी मिला। 16 फरवरी 2023 में टेबेस्को को मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म इमैक्युलेट में सिडनी स्वीनी के साथ कास्ट किया गया। 17 मार्च 2023 में तबास्को को फोर्ब्स पत्रिका की वार्षिक 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया, जो 30 वर्ष से कम आयु के यूरोप के 30 सबसे प्रभावशाली लोगों को मान्यता देता है। ब्लैक बियर पिक्चर्स एक मीडिया कंपनी है जो फिल्म और टेलीविज़न के लिए मूल सामग्री का विकास,
निर्माण और वित्त पोषण करती है। ब्लैक बियर सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में स्थित है। 2011 में लॉन्च होने के बाद से ब्लैक बियर की फिल्म ने दुनिया भर में 300,000 से अधिक की कमाई की है। 13 अकादमी पुरस्कारों, 9 गोल्डन ग्लोब्स, 10 बाफ्टा के लिए नामांकित हुई है और कान, सनडांस, वेनिस, टेलुराइड, टोरंटो, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में इसका प्रीमियर हुआ है। 2013 में ब्लैक बियर ने कनाडा में एक स्वतंत्र फिल्म और टीवी वितरण कंपनी, नवस्थापित एलिवेशन पिक्चर्स के साथ एक आउटपुट डील में प्रवेश किया। 2023 में ब्लैक बियर को यूनाइटेड किंगडम में एक प्राथमिक वितरक, ब्लैक बियर यूके, के रूप में लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआत डम्ब मनी 2023 से हुई। उद्धरण आवश्यक। इतिहास। इसके संस्थापक टेडी श्वार्ज़मैन है, जो एक फिल्म निर्माता और पूर्व कॉर्पोरेट वकील है, जिन्होंने अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए सिनेटिक मीडिया छोड़ दिया था। फिल्में किसी भी कीमत पर 2012, टूटा हुआ शहर 2013, एसीओडी 2013, सब खो गया है 2013, नकली खेल 2014, बैरी 2016, गोल्ड 2016, सबरबिकॉन 2017, द हैप्पी टाइम मर्डर्स 2018, बेन इज बैक 2018, लाइट ऑफ माई लाइफ 2019, द ऑपरेटिव 2019, हमारा दोस्त 2019, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ 2020, द रेंटल 2020, मुझे बहुत परवाह है 2020, छोटी मछली 2021, मेमोरी 2022, कोई जिसे मैं जानता था 2023, द मार्श किंग्स डॉटर 2023, डम्ब मनी 2023, न्याड 2023, सिंग सिंग 2023, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर 2024, बेदाग 2024, लॉन्गलेग्स 2024, लेवोन का व्यापार 2025, बंदर 2025, रक्त मेरिडियन टीबीए, अम्जिया किंग के प्रतिद्वंद्वी टीबीए, शी राइड्स शॉटगन टीबीए, योन रेटेड एलएलसी, नियॉन, सभी कैप्स में स्टाइलिज्ड के रूप में व्यवसाय कर रहा है, एक अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 में सीईओ टॉम क्विन और टिम लीग ने की थी, जो अलामो ड्राफ्टहाउस सिनेमा श्रृंखला के सहसंस्थापक भी थे। 2019 तक लीग अब कंपनी के दैनिक संचालन में शामिल नहीं है। सेक्स। इसकी पहली फिल्म, कोलोसल, 7 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। 7 कंपनी को आई, टोन्या 2017, 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स 2018, अपोलो 11 2019, पैरासाइट 2019, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर 2019, पाम स्प्रिंग्स 2020, पॉजेसर 2020, शी डाइज टुमारो 2020, स्पेंसर 2021, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 2021, ऑल द ब्यूटी एंड द ब्लरशेड 2022, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस 2022, एनाटोमी ऑफ ए फॉल 2023, फेरारी 2023, एनोरा 2024 और द सीड ऑफ द सेक्रेड फिग 2024 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के वितरण के लिए जाना जाता है। 8, 9, 10, 11 पैरासाइट $200 मिलियन से अधिक के साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर नियॉन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। 12 इसके अतिरिक्त नियॉन ने कई हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है: अली अब्बासी, सीन बेकर, बोंग जून-हो, ब्रैंडन क्रोनबर्ग, डेविड क्रोनबर्ग, निया दाकोस्टा, सारा डोसा, जूलिया डुकोर्नो,
क्रेग गिलेस्पी, रेनाल्डो मार्कस ग्रीन, हिरोकाजू कोरेएडा, हार्मनी कोरिन, पाब्लो लारिन, सैम लिविंगसन, माइकल मान, टॉड डगलस मिलर, ब्रेट मॉर्गन, रूबेन ओस्टलंड, लॉरा पोइट्रास, जोनास पोहर रासमुसेन, मोहम्मद रसूलोफ, माइकल सरनोस्की, सेलिन स्कियाम्मा, जोआचिम ट्रायर, जस्टिन ट्रिएट और नाचो विगालोंडो। 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतिहास। 4वें वार्षिक ज्यूरिख शिखर सम्मेलन के दौरान टॉम क्विन ने नियोन के उन शीर्षकों को रिलीज करने के इरादे पर टिप्पणी की जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं, जो 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिन्हें हिंसा से कोई परहेज नहीं है, विदेशी भाषा और गैरकाल्पनिक साहित्य से कोई परहेज नहीं है। 19 सितंबर 2017 में कंपनी ने BH टिल्ट का प्रबंधन करने के लिए ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के साथ भागीदारी की। 2019 में नियोन की बहुलांश हिस्सेदारी द फ्राइडकिन ग्रुप की मीडिया वेंचर शाखा 30 वेस्ट को बेच दी गई थी। 21 फरवरी 2021 में ब्लीकर स्ट्रीट ने संयुक्त होम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डेकल को लॉन्च करने के लिए नियोन के साथ भागीदारी की, जो एक स्टैंड अलोन पूर्ण सेवा ऑपरेशन है जो नियोन और ब्लीकर स्ट्रीट की दोनों विशेषताओं के होम एंटरटेनमेंट अधिकारों पर वितरण सौदों को संभालता है। डेकल के माध्यम से वितरित की जाने वाली पहली फिल्म 2021 की सर्दियों में ब्लीकर स्ट्रीट रिलीज सुपरनोवा थी। 5 इसके अतिरिक्त डेकल ने गर्मियों में नाटकीय रिलीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी हॉरर फिल्म गिया के उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल किए, जो उनका पहला अधिग्रहण था। 22 एंड्रयू ब्राउन, डेकल के सहाध्यक्ष, ने नियोन के होम एंटरटेनमेंट डिवीजन के लॉन्च की देखरेख की। 2022 में ब्राउन को डिजिटल वितरण के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। कार्यकारी, जिन्होंने 2017 से नियोन के लिए डिजिटल रणनीति, विपणन और वितरण के SVP के रूप में काम किया है, नियोन की लाइब्रेरी का प्रबंधन भी करते हैं और वार्षिक FYC DVD बॉक्स सेट और डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिजिटल पोर्टल नियोन सिनेमा की देखरेख करते हैं। 23 संयुक्त उद्यम से पहले यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट, साथ ही द क्राइटेरियन कलेक्शन और वेल गो USA एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोसेसर के लिए, जिसे नियोन और वेल गो ने सहवितरित किया, ने होम वीडियो पर कई नियोन फिल्में वितरित कीं। 24, 25, 26 अगस्त 2023 में नियोन ने पूर्व 24 कर्मचारी एलेक्जेंड्रा खल्टशूलर को VP मीडिया और डॉन विलकॉक्स को VP मार्केटिंग के रूप में नियुक्त किया। 27 उसी महीने नियोन ने पूर्व सिएरा एफिनिटी कर्मचारी क्रिस्टन फिग्रॉयर को अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और वितरण के अध्यक्ष, लॉरेल चार्नेत्स्की को VP अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण और संचालन और डैन स्टैडनिक को अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और वितरण प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। 28 2023 हॉलीवुड श्रम विवादों के दौरान, जो 2 मई से 9 नवंबर तक हुआ था, नियोन को अपनी फिल्मों के लिए प्रचार गतिविधियों को जारी रखने की मंजूरी दी गई थी, क्योंकि कंपनी का अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स AMPTP से संबंध नहीं है और न ही SAG-AFTRA अंतरिम समझौते प्राप्त करने में किसी भी मुद्दे का सामना करना पड़ा था। 29, 30, 31 मई 2024 में नियोन ने मार्केटिंग और पब्लिसिटी के दिग्गज जोए मोंटेरो को EVP इंटरनेशनल मार्केटिंग और एशले हिर्श को इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग के मैनेजर के रूप में नियुक्त किया। 32 उसी महीने नियोन ने एलिसा फेडरोफ को वितरण के अध्यक्ष से मुख्य वितरण अधिकारी और रयान फ्रिसिया को EVP वित्त और व्यवसाय विकास से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। 33 इसके अतिरिक्त नियोन ने कान फिल्म फेस्टिवल में 5 पाल्मे डियोर विजेताओं के वितरण अधिकार हासिल किए हैं। पैरासाइट 2019, टाइटन 2021, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस 2022, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल 2023 और एनोरा 2024, सभी पांचों ने लगातार जीत हासिल की। 34, 35
36, 2018 में पैरासाइट का अधिग्रहण करने के बाद नियोन ने अगले वर्ष अमेरिकी क्षेत्रों में फिल्म को वित्तपोषित और वितरित किया। 37, यह फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पर $200 मिलियन से अधिक के साथ नियोन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 4 अकादमी पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोंग जून-हो शामिल है। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल और ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को भी 2 पूर्वोक्त अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 12, 38, 39, 40। 2023 में क्विन ने कांस में कंपनी की सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि इनमें से प्रत्येक फिल्म अपनी विश्वसनीयता और सफलता के कारण पाल्मे डियोर का मतलब सिनेप्रेमियों के एक बहुत ही युवा समूह के लिए काफी प्रभावशाली बन गया है। और हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने इन सभी फिल्मों का परीक्षण किया है और पैरासाइट से लेकर, शायद मुझे लगता है, शेरमैन ओक्स में इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग में लोगों के फिल्म देखने आने का 5वां कारण यह था कि इसने पाल्मे डियोर जीता था और प्रत्येक बाद के वर्ष में यह बढ़ता गया। और इस वर्ष बरबैंक में एक टेस्ट स्क्रीनिंग में लोगों के फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल देखने आने का नंबर 1 कारण यह था कि इसने पाल्मे डियोर जीता था। 41, जुलाई 2024 में नियोन को हॉरर थ्रिलर फिल्म लॉन्गलेग्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड मिला, जिसने 2,510 सिनेमाघरों से $22.6 मिलियन की कमाई की, एक आंकड़ा जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन में 2.53 मिलियन शामिल है और केवल यूनिवर्सल बटा इल्यूमिनेशन के दूसरे वीकेंड के डिस्पिकेबल मी 4 से पीछे है। शुरुआत में 7-9 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था। यह ओपनिंग 2024 की एक मूल हॉरर फिल्म के लिए सबसे बड़ी कुल कमाई थी, जो एक स्वतंत्र फिल्म के लिए शीर्ष 20 सप्ताहांतों में से एक और एक स्वतंत्र हॉरर फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत थी। समीक्षा एग्रीगेटर एक ऐसी प्रणाली है जो फिल्मों, पुस्तकों, वीडियो गेम, संगीत, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कारों जैसे उत्पादों और सेवाओं की समीक्षा और रेटिंग एकत्र करती है। यह प्रणाली फिर समीक्षाओं को संग्रहीत करती है, जिसका उपयोग एक वेबसाइट का समर्थन करने के लिए किया जाता है, जहां उपयोगकर्ता समीक्षाएं देख सकते हैं, उपभोक्ता प्रवृत्तियों के बारे में तीसरे पक्ष को जानकारी बेच सकते हैं, और कंपनियों के लिए अपने वास्तविक और संभावित ग्राहकों के बारे में जानने के लिए डेटाबेस बना सकते हैं। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक ही काम की कई अलग-अलग समीक्षाओं की आसानी से तुलना करने में सक्षम बनाती है। इनमें से कई प्रणालियां एक अनुमानित औसत मूल्यांकन की गणना करती है, जो आमतौर पर काम की सकारात्मक रेटिंग की डिग्री से संबंधित प्रत्येक समीक्षा को एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान करने पर आधारित होती है। उद्धरण की आवश्यकता। समीक्षा एकत्रीकरण साइटों ने उन कंपनियों पर आर्थिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया है जो समीक्षा के तहत आइटम बनाती है, खासकर कुछ श्रेणियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक गेम में, जिन्हें खरीदना महंगा होता है। कुछ कंपनियों ने रॉयल्टी भुगतान दरों और कर्मचारी बोनस को समग्र स्कोर से जोड़ दिया है और स्टॉक की कीमतों को संभावित बिक्री से संबंधित रेटिंग को दर्शाते हुए देखा गया है। 1-2 साहित्य में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि बिक्री और समग्र स्कोर के बीच एक मजबूत संबंध है। 3 बिक्री निर्णयों पर समीक्षाओं के प्रभाव के कारण निर्माता अक्सर अपने उत्पादों के लिए इन समीक्षाओं को मापने में रुचि रखते हैं। यह अक्सर व्यवसायोन्मुख उत्पाद समीक्षा एग्रीगेटर का उपयोग करके किया जाता है। 4 रॉयटर्स के अनुसार, फिल्म उद्योग में बड़े स्टूडियो एग्रीगेटर पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे हमेशा उन्हें अधिक महत्व देना पसंद नहीं करते हैं। 5 मूवी रिव्यू इंटेलिजेंस एक समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट थी जो मूवी समीक्षाओं को एकत्रित और विश्लेषित करती थी। 6 यह भी देखें। रेटिंग साइन, समीक्षा साइन। संदर्भ निक विंगफील्ड, 20 सितंबर 2007। गेम निर्माताओं के लिए भी उच्च स्कोर मायने रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, 15 फरवरी 2008 को पुनः प्राप्त। लियाम लेसी, 26 अगस्त 2011।
स्टूडियोज रोटन टोमाटोज की शक्ति से जाग गए हैं। द ग्लोब एंड मेल। मूल से 26 अगस्त 2011 को संग्रहीत, 24 सितंबर 2011 को लिया गया। ग्रीनवुड, एरिक्सन, एडम्स, पुरमन, स्कॉट आर, पप, रॉय। 2013। गेम वैल्यू का आकलन करने में मेटाक्रिटिक की वैधता पर। एल रामोस, जर्नल फॉर कंप्यूटर गेम कल्चर। Șapte, 1301 122 10 7557 6150 S2SID 593855017 Epedia, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर 2016 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जिसका निर्माण मार्वल स्टूडियो द्वारा किया गया है और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। ER नाउ, 11 फरवरी 2017। ISBN 97180260884। मूवी रिव्यू एग्रीगेटर लोकप्रिय है, लेकिन क्या वे मायने रखते हैं? वर्स, 17 फरवरी 2012। 8 जनवरी 2019 को लिया गया। विलियम्स, जो, 10 अगस्त 2010। जबकि 3D फ्लैट हो जाता है, आर्ट हाउस फिल्में बढ़ती है। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच, 20 अगस्त 2010 को लिया गया। ग्रंट सूची, नीडलमैन, राफे, 20 सितंबर 2006। वाइज, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया का मिलान करता है। CNET.com, CBS इनएक्टिव। मूल से 17 अगस्त 2010 को संग्रहीत, 18 जुलाई 2010 को पुनः प्राप्त। नीडलमैन, राफे, 19 अक्टूबर 2006। अभी भी और अधिक समीक्षा एग्रीगेटर, रेट्रेवो, डिजिटल एडवाइजर और द फाइंड। CNET.com, CBS इनएक्टिव। मूल से 16 अगस्त 2010 को संग्रहीत, 18 जुलाई 2010 को पुनः प्राप्त। नवदीक्षित, जिसे नवदीक्षित भी कहा जाता है, प्रशिक्षण और तैयारी की अवधि है जो एक ईसाई नवदीक्षित या भावी, मठवासी, प्रेरित या धार्मिक आदेश का सदस्य शपथ लेने से पहले यह जानने के लिए करता है कि उन्हें शपथबद्ध धार्मिक जीवन के लिए बुलाया गया है या नहीं। इसमें अक्सर गहन अध्ययन, प्रार्थना, समुदाय में रहना, शपथबद्ध जीवन का अध्ययन, ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना और किसी की आत्मजागरूकता को गहरा करना शामिल होता है। नवदीक्षित का विहित समय 1 वर्ष है। अतिरिक्त लंबाई के मामले में इसे 2 वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। एक पूर्वी रूढ़िवादी चर्च में नवदीक्षित को आधिकारिक तौर पर 3 साल निर्धारित किया जाता है, उसके बाद ही किसी को भिक्षु या नन बनाया जा सकता है, हालांकि इस आवश्यकता को माफ किया जा सकता है। नवदीक्षित किसी भी मामले में नौसिखिए के लिए समुदाय को जानने और समुदाय के लिए नौसिखिए को जानने का समय कई समुदायों में नवप्रवर्तन में प्रार्थना, अध्ययन, चिंतन और सीमित सेवकाई संलग्नता का एक केंद्रित कार्यक्रम शामिल होता है। नवप्रवर्तन, जिसके माध्यम से किसी संस्थान में जीवन की शुरुआत होती है, की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि नवप्रवर्तनकर्ता अपने दिव्य आह्वान को बेहतर ढंग से समझ सकें और वास्तव में वह आह्वान जो संस्थान के लिए उचित हो, संस्थान के रहन-सहन के तरीके का अनुभव कर सकें तथा अपने मन और हृदय को उसकी भावना के अनुरूप नाल सकें और ताकि उनके इरादे और उपयुक्तता की परीक्षा हो सके। CIEC, कैन 646। कुछ नवसिखुआ समुदायों में, ज्यादातर मठवासी, नवसिखुआ अक्सर ऐसे कपड़े पहनता है जो धर्मनिरपेक्ष पोशाक से अलग होते हैं लेकिन समुदाय के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण पहनावे से अलग होते हैं। नवसिखियों के दिन में आमतौर पर विहित घंटों, शारीरिक श्रम और धार्मिक जीवन के बारे में कक्षाओं में भाग लेना शामिल होता है। आध्यात्मिक अभ्यास और विनम्रता के परीक्षण एक नवसिखुआ की सामान्य विशेषताएं हैं। आदर्शतः एक वरिष्ठ अधिकारी को समुदाय के किसी अनुभवी सदस्य को नौसिखिया स्वामी या मालकिन के रूप में नियुक्त करना चाहिए।
विभिन्न धार्मिक समुदायों में नवप्रवर्तन की अवधि के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं होती है। नवप्रवर्तन में भर्ती होने से पहले नवप्रवर्तनकर्ता को एक पोस्टुलेंसी पूरी करनी होती है, जिसकी अवधि कम या 3 साल तक हो सकती है। एक नौसिखिया किसी भी समय नवप्रवर्तन को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है और अधिकांश समुदायों में वरिष्ठ उन्हें कारण बताकर या बिना कारण बताए बर्खास्त करने के लिए स्वतंत्र है। नवप्रवर्तन के अंत में नवप्रवर्तन को या तो अस्थायी प्रतिज्ञाओं में भर्ती कराया जाता है या छोड़ने के लिए कहा जाता है। समर्पित जीवन के लिए बाध्यकारी आजीवन प्रतिबद्धता बाद में आती है। नवप्रवेशी शब्द का तात्पर्य भवन, घर या परिसर से भी है, जो नवप्रवेशियों के कक्षों या छात्रावास तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे अध्ययन और शिक्षा के लिए समर्पित हो। झिल्लियों का टूटना ROM या एमनियोरेक्सिस एक शब्द है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक थैली के टूटने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आम तौर पर यह पूर्ण अवधि में या तो प्रसव के दौरान या उसकी शुरुआत में स्वचालित रूप से होता है। झिल्लियों का टूटना बोलचाल की भाषा में किसी का पानी टूटना के रूप में जाना जाता है, खासकर जब यह सहज या किसी के पानी टूटने के बजाय प्रेरित होता है। झिल्लियों का समय से पहले टूटना PROM एमनियन का टूटना है जो पूर्ण अवधि में और प्रसव की शुरुआत से पहले होता है। PROM के मामलों में विकल्पों में हस्तक्षेप के बिना अपेक्षित प्रबंधन या ऑक्सीटोसिन या प्रसव प्रेरण के अन्य तरीकों जैसे हस्तक्षेप शामिल है, और दोनों में आमतौर पर मातृ और भ्रूण के स्वास्थ्य की करीबी निगरानी की जाती। 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष 1,20,000 से अधिक गर्भधारण झिल्ली के समय से पहले टूटने से प्रभावित होते हैं, जो लगभग 1/3 समय पूर्व प्रसव का कारण है। 5 कभी-कभी बच्चा एमनियोटिक थैली झिल्ली का कोई टूटना नहीं के बिना पैदा होता है। ऐसे मामलों में बच्चा जन्म के बाद भी पूरी तरह से थैली के अंदर ही हो सकता है। ऐसे जन्म को एनकॉल जन्म के रूप में जाना जाता है। प्रभाव: जब एमनियोटिक थैली फट जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन बढ़ जाता है और भ्रूण और गर्भाशय के बीच कुशनिंग कम हो जाती है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं गर्भाशय के संकुचन की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाती है। सेक्स: कभी-कभी झिल्ली के टूटने के साथ, खासकर अगर सिर संलग्न नहीं है, तो गर्भनाल आगे निकल सकती है। गर्भनाल का आगे बढ़ना एक प्रसूति संबंधी आपात स्थिति है, क्योंकि नीचे की ओर गिरता सिर भ्रूण प्लेसेंटल परिसंचरण को अवरुद्ध कर सकता है। एक बार झिल्ली फट जाए तो बैक्टीरिया ऊपर चढ़ सकता है और एमनियोनाइटिस तथा भ्रूण में संक्रमण हो सकता है। झिल्ली के समय से पहले टूटने से भ्रूण पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ जाना तथा नवजात या प्रसवकालीन जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। झिल्ली का टूटना चल रहे प्रसव प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। प्रसव प्रेरण या वृद्धि के कुछ तरीके जैसे कि बैलून कैथेटर ROM के बाद अपेक्षाकृत रूप से निषिद्ध है। 7 प्रकार SROM झिल्लियों का स्वतःस्फूर्त टूटना। यह शब्द पूर्ण अवधि में झिल्लियों के सामान्य स्वतःस्फूर्त टूटने का वर्णन करता है। यह टूटना आमतौर पर गर्भाशय के नीचे, गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर होता है, जिससे तरल पदार्थ का बहाव होता है। यह बहाव काफी छोटा हो सकता है, जैसे 50 मिलीलीटर, या यह काफी बड़ा 200 से 300 मिली हो सकता है, जो एमनियोटिक थैली में तरल पदार्थ की मात्रा और भ्रूण का सिर किस हद तक छेद को बंद कर रहा है और थैली में तरल पदार्थ को बनाए रख रहा है, इस पर निर्भर करता है। 8 प्रसव के शुरुआती दौर में होने वाला स्वतःस्फूर्त टूटना वास्तव में अन्य जटिलताओं से संबंधित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रसव में देरी होती है। इन जटिलताओं में संकुचित श्रोणि, ब्रीच प्रेजेंटेशन या ओसिसिपिटोपोस्टीरियर स्थिति शामिल हो सकती है। प्रोम झिल्ली का समय से पहले टूटना। यह शब्द झिल्ली के टूटने का वर्णन करता है जो प्रसव की शुरुआत से पहले होता है। PPROM समय से पहले, झिल्ली का समय से पहले टूटना।
यह शब्द 37 सप्ताह के गर्भ से पहले होने वाली झिल्ली के टूटने का वर्णन करता है और इसका भ्रूण पर कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि समय से पहले जन्म लेने का जोखिम बढ़ना और नवजात या प्रसवकालीन जटिलताओं का सामना करना। पीपीआरओएम के साथ गर्भधारण के जोखिम कारकों में नस्ल काले रोगियों में जोखिम अधिक होता है, कम सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन संचारित रोग का इतिहास, गर्भाशय का फैलाव जो अत्यधिक एमनियोटिक द्रव, पॉलीहाइड्रमनियोस या एक से अधिक भ्रूण, मल्टीफेटल गर्भावस्था ले जाने जैसे कारकों के परिणामस्वरूप हो सकता है, और तंबाकू धूम्रपान शामिल है। 9. एआरओएम झिल्ली का कृत्रिम टूटना। यह शब्द तीसरे पक्ष द्वारा झिल्ली के टूटने का वर्णन करता है, आमतौर पर एक दाई या प्रसूति विशेषज्ञ श्रम को प्रेरित करने या तेज करने के लिए। पता लगाना। झिल्ली के टूटने का पता लगाने में मुख्य रूप से शामिल है 10. पूलिंग परीक्षण, योनि में एमनियोटिक द्रव के जमा होने का दृश्य। नाइट्राजीन पेपर परीक्षण, फर्न परीक्षण, एमनियोटिक द्रव सूचकांक। संक्रमण का पता लगाने में परिणाम लगभग 90% सटीक होने के लिए आर्बराइजेशन टेस्ट और नाइट्राजिन पेपर टेस्ट दोनों के संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। 11. आर्बराइजेशन टेस्ट रोगी के योनि स्राव का आकलन करता है, जबकि नाइट्राजोन पेपर टेस्ट योनि पीएच की जांच करने के लिए नाइट्राजिन पेपर का उपयोग करता है। दोस्तों ये जो मूवी है 12 मार्च 2024 को XSS तबलों में इसका रिलीज़ किया गया है और इसके बाद 22 मार्च 2024 को यूनाइटेड स्टेट में से रिलीज़ किया गया है, यानी एक तरह से किया गया था। और अब 18 तारीख को ये हमें फाइनली देखने को मिल जाएगी हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में। और ये लगभग 90 मिनट के रनिंग लाइन के अंदर से बनाया गया था और साथ ही साथ 9 मिलियन के बजट में इसने 27.2 मिलियन का कलेक्शन एक तरह से दिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये अब हमें हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।